स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80,429 के पार, अब तक 2,615 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 80,429 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 52,112 हैं, जिसमें से अभी तक 2,615 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 27,132 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 27,251 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से अब तक 1,000 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 9,468 संक्रमित हैं और अब तक 586 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं तमिलनाडु संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 10,065 मामले सामने आए हैं और 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चौथे नंबर पर दिल्ली है, जहां 8,048 संक्रमित हैं और अब तक 107 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,02,013 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 43,35,216 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 25,20,214 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 15,46,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में किसे क्या मिला, जाने वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिली है। बता दें कि सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल है। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा। ईपीएफ पर बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने इस सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। यानी 15,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 12% की जगह 10% ईपीएफ कटेगा। हालांकि पीएसयू में 12% की ईपीएफ कटेगा। एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदल दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। यह एमएसएमई के लिए बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है। वित्त मंत्री के मुताबिक जो एमएसएमई तनाव में है उन्हें सब ऑर्डिनेट डेट के माध्यम से 20,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम है लेकिन कोरोना की वजह से परेशान है, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार जैसे काम किए गए। वित्त मंत्री के मुताबिक 31 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों को संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे हैं। चीन को दिया गया सबसे कड़ा संदेश, भारत और अमेरिका समेत घेरेबंदी के लिए साथ आए 7 देश। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 ने सिर्फ 3 महीने में दुनिया के हेल्थ व इकोनॉमिक सिस्टम की जड़ें हिला दी है। अब यह साफ हो गया है कि इस महामारी का दुनिया के कूटनीतिक माहौल पर भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने एक साथ भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर चीन को अभी तक का सबसे बड़ा संदेश दिया है। बैठक में जहां कोविड-19 को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरतने का मुद्दा उठा, पोम्पियो के आग्रह पर बुलाई गई विमर्श को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पर लगातार निशाना साधने की रणनीति के अगले चरण के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सेक्रेटरी पोम्पियो ने उक्त 6 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इनके बीच भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य संबंधी संकट और कानून सम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने के विषय पर भी चर्चा हुई। कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का उक्त बयान पूरी तरह से चीन को निशाना बनाने वाला है। अमेरिका लगातार चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि वह कोविड-19 को लेकर पारदर्शिता से काम नहीं किया और समय पर दुनिया को इस महामारी के बारे में सूचना नहीं दी। अमेरिका के अलावा जापान के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने भी कोविड-19 को लेकर पारदर्शी व्यवहार करने की बात कही है। पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है 20 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार आर्थिक पैकेज देने जा रही है और हाल के दिनों में सरकार तथा आरबीआई की तरफ से दिए गए आर्थिक पैकेज और आगे आने वाले आर्थिक पैकेज को मिला लिया जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए की राशि बनती है। यानी कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए देश में कुल 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। दुनिया के कई बड़े देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इतने बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की है। आखिरकार पाकिस्तान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए राशि कितनी बड़ी है? अगर 20 लाख करोड़ रुपए को डॉलर में बदल लिया जाए तो लगभग 270 अरब डॉलर बनते हैं। वहीं पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 280 अरब डॉलर के करीब है। यानी भारत में जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ है वह लगभग पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं हो सकती। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.65 ट्रिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसका लगभग 10वां भाग है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 480 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर के करीब है।
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 1 जून से सीएपीएफ कैंटीन में बिकेगा सिर्फ स्वदेशी सामान। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को लोकल उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदने और उनका प्रचार करने की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि 1 जून 2020 से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 10 लाख सीएपीएफ के जवानों के परिवार के 50 लाख सदस्य स्वदेश निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे। सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स आते हैं और इनकी कैंटीनों में सालाना 2800 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों की बिक्री होती है। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज पर बोली कांग्रेस, 20 लाख करोड़ बहुत कम है, 100 लाख करोड़ का पैकेज मिले। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा को कांग्रेस ने काफी कम बताया है। कोरोना संकट में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस ने कहा यह बहुत कम है। महामारी से सब कुछ चौपट हो गया है, इसलिए जीडीपी के 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए से कुछ नहीं होगा। कम से कम 50% यानी 100 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह देश की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, केवल 20 लाख करोड़। मोदी जी, ये महामारी है, सब कुछ चौपट हो चुका है। जीडीपी का केवल 10% नहीं, कम से कम जीडीपी का 50% तो दीजिए। बता दें कि देश की जीडीपी का 10% हिस्सा 20 लाख करोड़ रुपए है। कांग्रेस की मांग 50% है, यानी 100 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने मीडिया को सिर्फ हेडलाइन दी है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं दी और उनमें संवेदनशीलता की कमी देखकर देश निराश हो गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा कोरे पन्ने की तरह है और जब ब्यौरा सामने आएगा तो देश और कांग्रेस प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अपने घर जा रहे प्रवासी कामगारों की दिल दहला देने वाली मानवीय त्रासदी को करुणा और अपनेपन से देखने तथा मजदूरों की सुरक्षित वापसी की जरूरत है। लाखों प्रवासी श्रमिकों के प्रति आप में संवेदनशीलता की कमी और उनकी तकलीफों को दूर करने में आपकी नाकामी से भारत बहुत ज्यादा निराश हुआ है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। लद्दाख और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में कुछ स्थानों पर, जबकि हरियाणा में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश संभव है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के शेष हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है।